तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। इसमें हम 25 क्वेश्चन देखेंगे इम्पोर्टेंट। ये बेसिकली जो है रेलवे एनटीपीसी के यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट का जो पेपर होता है उससे लिए गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास किस शिफ्ट के पेपर हैं, क्या है, ये सब आगे देखेंगे। तो ये जो भी चीज़ मैं बताऊंगा या क्वेश्चंस हैं, ये आपको एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, जीडी, पुलिस या यूपीएससी जैसे सारे एग्जाम में काम आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, 2025 के आईपीएल सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ शिफ्ट लिखा हुआ है। मैं पेन का यूज़ करके बताता हूँ आपको। तो ये देखिए, ये सेकंड शिफ्ट एनटीपीसी सेकंड शिफ्ट 19/8/2025 का पेपर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे मैंने अभी तो हाल फिलहाल में यही शिफ्ट के जो क्वेश्चंस थे उन्हें चूज किया हूँ, 25 क्वेश्चन। ताकि क्या है, जो क्वेश्चन ऑफ वेराइटीज हैं हमारे पास, जितने भी सारी चीज़ें हैं उनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे तो बहुत कुछ जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 25 क्वेश्चन एक ही पेपर सेट से सिलेक्ट किए, ताकि क्या है, आगे भी हम जब वीडियोस बनाएं तो पेपर किस तरह से आ रहा है ये हम विषयवार देख सके, मतलब आई मीन सीक्वेंस देख सके या फिर तरीका देख सके कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, किस तरह के नहीं पूछ रहा है। तो ये अभी लास्ट ईयर के एनटीपीसी के अभी हमारी एनटीपीसी की एग्ज़ाम चालू हो चुकी है यूजी की। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में आईपीएल सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने। तो इसका जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, साई सुदर्शन। साई सुदर्शन जो है 23 वर्ष की उम्र में आईपीएल 2025 के सीजन में 700 से अधिक रन बनाने वाले युवा खिलाड़ी बने, इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया। ठीक है, अभी 2026 की अगर बात करूं तो हम सभी जानते हैं वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने लगभग कितने बनाए हैं, 739 ऐसे कुछ या 769 ऐसे कुछ रन स्कोर किए हैं इस सीजन। बाकी उन्होंने 15 वर्ष में बनाया, इन्होंने 23 वर्ष में बनाया। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के जो डोमेस्टिक क्रिकेट होते हैं उसका पार्ट रहे हैं ये साई सुदर्शन जी। शुभमन गिल को जानते हो, शुभमन गिल जो थे, इससे साई सुदर्शन से पहले वाला जो रिकॉर्ड था शुभमन गिल के नाम से था। उसके बाद यशस्वी जायसवाल को भी आप जानते हो, ऋतुराज गायकवाड़ आरसीबी का कैप्टन। ठीक है, तो साई सुदर्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है पूछा, भारत में संवैधानिक विकास की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम को माना जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि जो भारत में जो संवैधानिक विकास की दिशा जो थी, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन आया सबसे पहले, या फिर कोई लिखित चीजें या कानून आई, वो कब आई, या पहली दिशा या उसमें जो पहला कदम रखा गया वो किस अधिनियम के तहत रखा गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विनियमम अधिनियम 1773। ठीक है, तो ये जो कानून था इसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो क्या हुआ था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपनी मनमानी कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार जो थी वहाँ, जो सबसे पहले उन्होंने यहाँ भेजा जो था व्यापार करने के लिए, बट वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी मनमानी कर रही थी। जो उसके जो कुछ कुछ जो बड़े पद अधिकारी या ऑफिसर्स थे, वो लोग मोटा पैसा छाप रहे थे, जबकि कंपनी घाटे में चल रही थी, क्योंकि वो लोग करप्ट हो चुके थे बहुत। मतलब कहना चाहिए भ्रष्टाचार चल रहा था उनके बीच में, वो खुद पैसा रख रहे थे, कंपनी को फायदा कुछ नहीं मिल रहा था, घाटे में चल रही थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसके लिए बहुत सारे नियम लगाए उन्होंने, लिखित नियम कह सकते हैं। तो जो संवैधानिक विकास जो था वो पहली बार कब देखा गया, रेगुलेटिंग एक्ट या फिर विनियम अधिनियम 1773 में। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, शुष्क क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है। स्थानांतरण कृषि या फिर ये सॉरी स्थानांतरी कृषि या फिर रक्षक पट्टी रोपण या फिर सोपानी कृषि या समोच्च जुताई। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, ये देखिए, ये जो स्थानांतरी कृषि जो होती है उसमें क्या किया जाता है, पेड़ों को जंगलों को काट के कृषि की जाती है। ठीक है, ये वाली
स्थानांतरित कृषि में। तो ये तो एक तरह से कोई मतलब भूमि निम्नीकरण को रोकने का कोई तरीका नहीं है, ठीक है, इससे और एक्सप्लॉइट होगी सब चीजें। और यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन होता है रक्षक पट्टी रोपण। तो ये जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्र यानी जो एक तरह से आप कह सकते हैं सूखे क्षेत्र, मरुस्थल, जहाँ पे हवाएं बहुत तेज चलती है, तो वहाँ क्या होता है कि हवाओं की वजह से जो ऊपर की जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ के बहने लगती है, मतलब बहने मतलब उड़ के कहीं दूसरी जगह एकत्रित होने लगती है या फिर हट जाती है, जिससे क्या होता है कि वहाँ की जो जमीन है शुष्क क्षेत्र की, वो जो जमीन है वो बंजर हो जाती है। तो अगर हम ये जो रक्षा पट्टी रोपण है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये कोई खेत है, अगर हम इसके आसपास इतने एरिया में अगर हम कोई पेड़ लगा देते हैं, कुछ कर देते हैं, तो वो क्या होगा, हवाओं की जो दिशा है, से जो स्पीड से आ रही जो है हवा, जो एक दिशा से स्पीड से अगर कोई हवा आ रही है, तो वो क्या है उस हवा की जो गति है उसको कम करेगा, जिससे क्या है जो इतने एरिया की जो मिट्टी है वो कम उड़ेगी या फिर एक तरह से कहना ना उड़ेगी। तो जो उपजाऊ मिट्टी है वो जहाँ के तहाँ रहेगी, मतलब जिधर रही है वहीं रहेगी। तो ये जो एक है अच्छा ऑप्शन बन सकता है निम्नी भूमि निम्नीकरण को रोकने का। तो ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। समुच्चय जुताई या सोपानी कृषि इसके आंसर नहीं होंगे। सोपानी कृषि ये सारी चीजें ऐसी ही हैं जैसे कि स्थानांतरित कृषि में से थोड़ी अलग है ये, ठीक है, इनका मैं बता नहीं पा रहा हूँ अभी क्योंकि उतना मुझे भी नहीं मालूम, थोड़ा बहुत। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मालदीव के माले में आयोजित 13वीं शासी प्रशिक्षित प्रशि सॉरी परिषद की बैठक के दौरान भारत ने सॉरी क्या है, भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करी। तो क्या है, मालदीव के माले में आयोजित तो 13वीं शासी परिषद की बैठक थी, उसमें भारत ने बांग्लादेश से किस संगठन की मेंबरशिप ली है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, BOBP IGO। इसका मतलब है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्या था यार, इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेश इंटर गवर इंटर इंटर गवर्नेशनल गवर्नमेंटल सॉरी बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये जो है इसकी सदस्यता भारत ने ग्रहण करी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। भारत में जिला न्यायालयों का एक प्रमुख प्राथमिक कार्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य विवादों का निपटारा करना। दूसरा ऑप्शन है जिले के भीतर निचले न्यायालय में से अपील की सुनवाई करना, ठीक है। तो ये जो बी ऑप्शन है ये हमको राइट आंसर लग रहा है इसका, क्योंकि जिले जिला न्यायालय का कार्य ही है जो जो उसके भीतर जो निचले न्यायालय हैं उसकी अपीलों की सुनवाई करना, ठीक है। डी ऑप्शन दे रहा है यहाँ भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना, तो नहीं है भाई ये चीज। सी ऑप्शन है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करना, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें पूछा गया है किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया है। किस विश्वविद्यालय के अनुसंधानकर्ताओं ने भारत की पहली जीन संशोधित भेड़ का उत्पादन किया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा शेर ए कश्मीर विश्वविद्यालय होगा। इसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं, शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान या और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय इसका पूरा नाम है। तो इसमें जो है उनने ऐसी जीन संशोधित की है भेड़ में जिसके कारण जो नॉर्मल भेड़ है और जो संशोधित भेड़ है उसमें जो है 30% 30% जो है जो उनके मांसपेशियों का द्रव्यमान है उसमें अंतर आता है, ठीक है। अंतर मतलब जो 30% अधिक मांसपेशियों का जो द्रव्यमान है वो बढ़ता है जो जीन संशोधित भेड़ है उसमें। मतलब आप कह सकते हैं कि अगर कोई 4 साल की जो भेड़ है वो 20 किलो की है, तो वही संशोधित भेड़
उसी उम्र की, उसी सब चीज कंडीशन की, वो उस क्या बोलते हैं, भेड़ से 30% ज्यादा वजनी होगी, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें बोला गया है नवंबर 2024 में दोहा में IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में किस भारतीय खिलाड़ी ने 28वां विश्व खिताब जीता। तो यहाँ पर जो है पंकज आडवाणी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी जो है, इन्होंने कतर में हुए 2025 ये 2024 में जो कतर में हुआ था बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, उसमें जो है फर्स्ट स्वर्ण पदक, ये अपना जो विश्व खिताब है जो जीता था। इससे पहले भी बहुत सारे जीत चुके हैं वो। बिलियर्ड्स में जो है उन्होंने 20 जीत चुके हैं, और स्कूनर करके होता है, स्कूनर चैंपियनशिप, ये स्नूकर स्नूकर है, सॉरी, स्नूकर, ठीक है। ये स्नूकर चैंपियनशिप होती है, उसमें बाकी मतलब 8 उसमें जीते हैं, ठीक है। अब ये बिलियर्ड्स क्या होता है, स्नूकर क्या होता है, तो ये मैं बता दूं कि आपने सुना होगा क्यू क्यू स्पोर्ट। ये जो है क्यू स्पोर्ट, या फिर नॉर्मल भाषा में कहूँ तो आपने देखा होगा कि एक बहुत ही बड़ी सी ग्रीन कलर की टेबल रहती है जिसमें बॉल्स रहते हैं। उसे हमें जो एक लंबी डंडी है उसकी सहायता से वो बॉल्स को मारना रहता है, हिट करना रहता है, और उनके जो छेद रहते हैं साइड में, आजू बाजू 6 छेद, उनमें डालना रहता है। तो ये जो है बिलियर्ड्स, स्नूकर, और ये जो पूल है, POOL, तो ये इसके 3 टाइप्स हैं, आप समझ लीजिए। इनमें अलग अलग नियम रहते हैं। पहले तो रुक जाइए, एक मिनट क्लीन कर लेता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो जो है बिलियर्ड, ये जो क्यू जो है, क्यू गेम जो है, इसमें 3 टाइप्स होते हैं। बिलियर्ड्स, ठीक है, स्नूकर, उसके बाद होता है पूल। तो बिलियर्ड्स में होता है 3 बॉल, उसमें से एक बॉल से हमें हिट करना रहता है, बाकी दोनों बॉल से टकरानी चाहिए, उस हिसाब से नंबरिंग होती है, स्कोर करते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा स्नूकर। स्नूकर में क्या होता है, हमारे पास रहती है टोटल बॉल 22, उसमें से एक सफ़ेद रहती है, 15 लाल रहती है, और अन्य जो है मतलब और भी कलर्स की वो 6 रहती है। तो जो छेद छेद होते हैं वो छेदों में इनको सफेद बॉल के साथ, मतलब सफेद बॉल से हिट करते हुए छेद में डालना रहता है, बाकी सारी बॉल अपने उसके भी कुछ और नियम हैं, उनके बारे में हम डिटेल में कभी जानेंगे। उसके बाद आता है हमारा थर्ड, पूल। तो इसमें क्या होता है, 9 या 16 गेंद रहती हैं जो कि अलग अलग कलर की रह सकती है, और इन्हें छेद में डालना रहता है। तो इस तरह के 3 टाइप, मतलब 3 टाइप से ये गेम खेला जाता है। तो इसके जो चैंपियन रहे थे वो हैं हमारे पंकज अडवाणी, ठीक है। इन्होंने 2016 से अभी तक बहुत सारी चैंपियनशिप जीती है, लगातार जीती है, समझ लीजिए। उसके बाद है हमारे नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट या मंद ढलान वाली सतह, जिसमें प्रायः कुछ प्रतिरोधी अवशेष होते हैं, उसे ब्लैंक कहा जाता है। उसे क्या संप्रायी भूमि कहते हैं, या पेनिप्लेन, या बाढ़ग्रस्त मैदान, या फिर मोनो मोनेड मोनेडनॉक, या फिर पठार। तो इसका जो आंसर होगा वो मोनेडनॉक होगा, ठीक है। तो ये जो है नदी अपरदन के बाद बची हुई सपाट मंद ढलान की वाली सतह, तो ये इतने का जो आंसर है वो होता है संप्राय, क्या है ये, समप्राय भूमि, या फिर पेन पेनिप्लेन, ठीक है। पेनिप्लेन जो होती है वो क्या होता है, जब कोई बूढ़ी नदी, ओल्ड एज नदी जो होती है, जो समाप्त होने वाली होती है, तो वो क्या करती है, लास्ट में एक ऐसा मतलब कहना चाहिए ऊंची क्षेत्र को काटती है। कल, हाँ ठीक है ना, देखिए। हम्म,
सॉरी सॉरी दोस्तों, तो मेरा जो है क्या बोलते हैं रिकॉर्डर ये ऑन ही था अभी तक के। सॉरी सॉरी, मेरा कॉल आ गया था, इम्पोर्टेंट कॉल था इसलिए मैं रिसीव करने गया। तो हम चलो छोड़ो ये सब बात, हम जाते हैं इसमें। तो जो हम बोल रहे थे कि जो नदी रहती है जो लास्ट स्टेज पे होती है तो वो क्या करती है, बूढ़ी ओल्ड एज नदी जो होती है वो एक ऊंचे टीले को काटना शुरू कर देती थी है, और जिससे जो मतलब एक सपा थोड़े जो मंद ढलान वाली जो सतह होती है, मतलब मंद ढलान वाली एक मैदान तैयार हो जाती है, उसको बोलते हैं पेनेप्लेन। ठीक है, पेनेप्लेन उसको बोलते हैं। हम्म। और जो वहां पर कुछ अवशेष या प्रतिरोधी जो एक तरह से कहा जाए कि चट्टान वट्टान जो रह जाती है बच जाती है, तो वो जो प्रतिरोधी है, प्रतिरोधी अवशेष उन्हें कहते हैं मोनेड मोनेड नॉक। ठीक है, मोनेड नॉक। बाढ़ग्रस्त मैदान, ये फ्लूट प्लेन क्या होता है, जैसे बाढ़ बाढ़ आती है तो उनके साथ जो मलबा आता है, जलोढ़ मृदा आती है, उसकी वजह से वो जो एक जगह पे आके जमा हो जाती है, जिसकी वजह से एक मैदान बनता है, उसको बोलते हैं फ्लूट प्लेन। पठार के बारे में आप जानते हो। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा पेश किया गया एक प्रमुख सुधार क्या था। पहला ऑप्शन है वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम महिलाओं का समावेश। दूसरा है पुरानी वक्फ संपत्तियों का उन्मूलन। तीसरा है वक्फ संपत्तियों के लिए ऑडिट छूट। या चौथा है केवल पादरी वर्ग वक्फ प्रबंधन। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं का समावेश। तो जो वक्फ है संशोधन जो है अधिनियम 2025 में क्या बोला गया है कि जो आपकी वक्फ बोर्ड है उसमें दो महिला मुस्लिम महिलाओं का होना अनिवार्य है। उसमें आप मुस्लिम महिलाओं का संरक्षण या आरक्षण कह सकते हैं कि दो मुस्लिम महिला किसी न किसी पद में होनी चाहिए। ठीक है, तो वक्फ के बारे में हम जान लेते हैं। वक्फ वक्फ जो है ये आप देखेंगे कि हमारे जो देश है उसमें जो मुस्लिम लोग हैं, अगर वो अपनी ज़मीन या निजी ज़मीन दान करते हैं मंदिरों मंदिरों या किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो है वक्फ बोर्ड के अधीन पे आ जाती है। इसका मतलब वक्फ बोर्ड वो ज़मीन एक तरह से अपनाता है, और वो ये ज़मीन जो है ना बेची जा सकती है ना ही किसी के नाम पे ट्रांसफ़र की जा सकती। ये एक तरह का दान वाली संपत्ति है जो वक्फ बोर्ड के अधीन आ जाती है। इसी में आपने देखा होगा स्कूल है, मकबरा, मदरसे या फिर मस्जिद वस्जिद, ये सारी जो चीज़ें हैं ये वक्फ बोर्ड बनाती है इस चीज़ की। ठीक है, तो उसका भारत में ये भी कानून है, इनका भी कुछ उतना डिटेल में हम नहीं जानते, बट ऐसा है कि ये जो दान की गई संपत्ति है वो इसके अधीन आ जाती है वक्फ बोर्ड के। ठीक है, तो उस जो बोर्ड है या फिर उस संस्था है उसमें जो है मुस्लिम महिलाओं का समावेशन, यानी दो मुस्लिम महिलाओं का होना तो अनिवार्य ही है, ज़्यादा हो सकती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, 1991 के संकट के दौरान भारत की उदारीकरण नीति का समर्थन करने के लिए किस संस्था ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, नीति आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी आईएमएफ। ठीक है, आईएमएफ जो है ये जब मुश्किल समय आता है तो देशों को लोन देने का कार्य करती है, एक तरह का फंड है। ठीक है, ये विदेशी मुद्रा जब खत्म होने वाली थी हमारे देश में 1991 में, कुछ दिन देश चलाने के पैसे बचे थे, तब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आयोग ने अपनी समर्थन देके बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी उदारीकरण नीति का में। तो इस टाइम जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो पूछता है, वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा जी। ठीक है, और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री, वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, तो यहाँ आपने बहुत सारी रील्स में देखा होगा, ये सुना होगा कहीं ना कहीं, जब भारत के पास जब पैसे खत्म होने वाले थे, दो कुछ दिनों के लिए ही पैसे बचे थे, तब अपनी सूझबूझ से, अपनी दिमाग
पूरा यूज करते हुए मनमोहन सिंह ने अच्छी अच्छी चीजें लाई, अच्छी अच्छी चीजें करी और जीडीपी बहुत बढ़ाई। तो ये सारी चीज इसी के टाइम की है, ठीक है, 1991 के टाइम की है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। इसरो ने 2025 में अपने 100वें मिशन के लिए, मतलब 100वें मिशन के लिए, निम्नलिखित में से किस लॉन्च व्हीकल का उपयोग किया? पीवी सेल पीवी पीएस पीएसएल पीएसएलवी, सॉरी, थोड़ा सा बोलने में मुझे वो ही, PSLV-C-58, या फिर LV-MK-3, या फिर SSLV-D2, या फिर GSLV-F-15। तो इसका आंसर हो जाएगा GSLV-F-15। ये वाला जो व्हीकल लॉन्च है, इसका उपयोग किया था। ये जो है अपना 29 जनवरी 2025 में हरिकोटा, जो हमारा आंध्र प्रदेश में है, श्री हरिकोटा में स्थित जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहां से लॉन्च किया गया था। ये एक तरह से सैटेलाइट जो सिस्टम है उसे मजबूत करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने के लिए 86वें संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था? तो अनुच्छेद 51A के, अनुच्छेद 21A, या अनुच्छेद 39A, या अनुच्छेद 45? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51A के। ठीक है, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत ही सारे हमारे 11 मौलिक अधिकार आए हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से है? रशिया से लिए गए, मतलब रशिया के संविधान से ये नियम लिए गए हैं। तो उसमें जो जो हमारा के वाला पार्ट है, उसमें क्या बोला गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें अनिवार्य शिक्षा देनी होगी माता पिता को, ठीक है। तो ये हमारे मौलिक कर्तव्य जुड़े गए हैं 51A के में। ध्यान रखोगे आप इतना। कौन से संशोधन? 86वें संशोधन 2002 के अंतर्गत, ठीक है। इसमें अगर हम देखें अनुच्छेद 21A में, तो ये हमारे मौलिक अधिकार आ जाते हैं, जिसमें राज्य 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उन्हें मुफ्त में पढ़ाएगी, मतलब मुफ्त शिक्षा देगी। उसके बाद हमारा ये अनुच्छेद 39A जो कहता है, वो कहता है मुफ्त कानूनी सहायता और समान न्याय, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अनुच्छेद 45 है, ये डीपीएसपी का है, जिसमें 6 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी देखभाल वेखभाल का भी जिम्मा तो राज्य। आपने आंगनबाड़ी सुना होगा, ये इसी से दी गई हुई चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। 22 मार्च 2025 को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले विश्व जल दिवस का फोकस क्या था? ठीक है, 22 मार्च में वैश्विक स्तर पर जो मनाया गया विश्व जल दिवस है, ये कहाँ मनाया गया है? यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूएनए, या फिर संयुक्त राष्ट्र हम कह सकते हैं, या फिर इंग्लैंड कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है थीम कौन सा था ये, ठीक है। तो थीम इसमें शांति के लिए जल नहीं, त्वरित परिवर्तन नहीं, जल और जलवायु परिवर्तन नहीं, ग्लेशियर संरक्षण। तो ये ग्लेशियर संरक्षण जो था इसका थीम था, ठीक है। शांति के लिए जल, ये जो है ये 2000 में भी उतना मुझे याद तो नहीं है, बट ये जो है ये 25 का था, ये था 24 का, और ये था हमारा 23 का, सॉरी सॉरी 23। ये और ये जो त्वरित परिवर्तन है ये 2020 का था थीम, ठीक है, 2020। ये ध्यान रखना आप। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, आप देख लेना एक बार। मतलब ये जो 2024 23 और 24 के है, इनमें आप थोड़ा देख लेना एक बार। उसके बाद है हमारा फरवरी 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कितने सीट जीते? तो बीजेपी ने हमारे टोटल 48 सीट जीते, कितने पर? 70 पे। दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीट है, ठीक है, जिसमें से 48 जो है बीजेपी ने जीते, और जो बाकी 22 थे उसने आम आदमी पार्टी, किसने? आम आदमी पार्टी, एएपी, आप, ठीक है। जो 22 बचे थे वो पूरे आम आदमी पार्टी ने, और कांग्रेस ने खाता ही नहीं खोला था, कांग्रेस
जो है वो रही 0 पे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी दिग्गज विजय प्राप्त करी थी। हमारे जो रेखा गुप्ता जी है प्रधानमंत्री, ये सॉरी 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 सीएम वहाँ की, वो इसी चुनाव से आए हैं। ठीक है, सीएम रेखा गुप्ता जी। AQI इज द टेम्परेचर, उनके कहने के अनुसार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय शहरों में शहरी अवसंरचना में सुधार लाना था? ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि जो कौन सा एक कार्यक्रम था, सरकारी योजना थी, जिसके अंतर्गत जो भारतीय जो शहरों की जो शहरी अवसंरचना है, या फिर कहना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, या फिर वो जो शहरी जो व्यवस्थाएं होती है उसमें सुधार लाने वाला कार्यक्रम किस कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया या योजना के अंतर्गत किया गया? तो इसका सिंपल सा ऑप्शन होगा हमारा स्मार्ट सिटी मिशन। ये जो है जून 2015 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन। इस बहुत सारे इसमें अभी काम हो चुके हैं, कई जगह पे आप देखोगे स्मार्ट सिटी डेवलप हो चुकी है। अब वो कैसी हुई है, क्या हुई है, वो हमें नहीं पता, बट इसके अंतर्गत ही हुई है। ठीक है, अटल भूजल, इसमें जो है हमारा जो जल संरक्षण वाले कुछ जो तरीके थे वो अपनाए गए थे। स्वच्छ भारत ग्रामीण, इसमें अपने शौचालय वौचालय बनाए गए थे, और ग्रामीण स्तरों पे शौचालय बनाए गए थे, और स्वच्छता के ध्यान रखने की जागरूकता दी गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसमें ग्रामीणों के लिए जो पक्की सड़क होती है वो बनाए गए थे। ठीक है, जो 12 मासी चलती है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है राज्य विधानमंडलों का पर्यवेक्षण करना। बी ऑप्शन है न्यायिक समीक्षा करना। सी ऑप्शन है नीतियां बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। और डी ऑप्शन है युद्ध की घोषणा करना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ए ऑप्शन जो बोल रहा है वो है राज्य विधानसभा मंडलों का परीक्षण करना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो राज्य विधानसभा मंडल है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। ठीक है अपना, तो उसका पर्यवेक्षण निरीक्षण नहीं करते ये मंत्रिपरिषद। उसके बाद है न्यायिक समीक्षा करना। न्यायिक समीक्षा में क्या होता है, क्या इसका जो सीधा 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 संबंध है वो न्यायालय से है। न्यायालय में कोई भी कार्यपालिका का कोई भी इंसान जो है वो न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता। ठीक है, न्यायालय ही करेगा, जज ही करेंगे ये चीजें। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर, ये सॉरी ऑप्शन सी, नीति बनाना और राष्ट्रपति को सलाह देना। तो यही जो काम है ये है मंत्रिपरिषद का। ठीक है, मंत्रिपरिषद का जो काम है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का, वो है राष्ट्रपति को सलाह देना और नीतियां बनाना। और ये जो है, ये जो मंत्रिपरिषद है इसके प्रधान कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। ठीक है, इसका जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री जी होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है युद्ध की घोषणा करना। तो ये जो है डायरेक्ट इस चीज का आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी होती है। मंत्रिपरिषद हाँ करवा सकती है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति को इनका लिखित में देना पड़ेगा कि भाई युद्ध युद्ध की संभावनाएं बन रही है, ये वो। और इसमें आर्मी वार्मी के जो चीफ रहते हैं या फिर बड़े पदाधिकारी रहते हैं, उनका भी इंटरफेरेंस रहता है। तो ये डायरेक्ट इसका आंसर नहीं हो सकता। हाँ, इनडायरेक्ट कहा जाए तो ये भी इस चीज मंत्रिपरिषद से संबंधित रखता है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें भी योगदान है मंत्रिपरिषद का। तो ऑप्शन सी जो है हमारा अभी के लिए इसमें तो राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17। भारत में किस ऋतु में उच्च तापमान और निम्न आर्द्रता होती है? उच्च तापमान मतलब टेम्परेचर किस में ज्यादा होता है, निम्न आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो गीलापन है एकदम से, भाप वाली चीजें, वो कम होती है। तो हमारा इसका आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के ही टाइम जो होता है तापमान हाई रहता है। ठीक है, मानसून में इस टाइम तापमान हाई जरूर रहता है। ठीक है, ऑप्शन ए में मानसून के निवर्तन की ऋतु, लेकिन इस टाइम जो होता है तापमान हाई जरूर रहता है, बट मिट्टी जो रहती है वो गीली रहती है। उस वजह से क्या होता है, आर्द्रता जो है वो भी ज्यादा रहती है, निम्न नहीं रहती। शीत ऋतु में जानते हो आर्द्रता होती है, टेम्परेचर कम रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतु में ये भी सही ऑप्शन नहीं है इसका।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, ध्वनि तरंग की आवृत्ति f और काल अवधि अवधि t के बीच क्या संबंध है। तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति होती है, यानी कि जो कंपन चक्र है वो एक सेकेंड में कितने कंपन चक्र पूरे करती है, वो है उसकी आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, हम इंग्लिश में कहें तो फ्रीक्वेंसी। और जो अवधि काल है, अवधि काल यानी उसको एक चक्कर पूरा करने में, जो कंपन है उसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लग रहा है, वो उसका अवधि काल है या आवर्त काल है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है वो होता है ऑप्शन ए, एफ इज इक्वल टू 1/t। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है पॉली पॉल एलिच को, मेरे को थोड़ा ये बोलते नहीं बनता, साल्वर साल्वर्सन साल्वर्सन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पॉल एलिच को साल्वर्सन की खोज के लिए किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये जो पॉल एलिच एलिच हैं, ये जर्मन चिकित्सक है या जर्मन डॉक्टर आप कह सकते हैं, अनुसंधानकर्ता कह सकते हैं। तो इन्होंने जो है, ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, एक सिफिलिस रोग होती है, सिफिलिस रोग, उसकी इन्होंने दवाई बनाई थी जिसका नाम था साल्वर्सन। ठीक है, तो उसके लिए इन्हें 1908 में हमारा ये जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला था। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भारत का उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी तंत्रों अर्थात सिंधु, गंगा और ब्लैंक तथा उनकी सहायक नदियों की परस्पर क्रिया से निर्मित है। तो ये जो ब्लैंक है इसमें कौन सी नदी आएगी, महानदी, दामोदर, ब्रह्मपुत्र या नर्मदा। तो ये जो है उत्तरी मैदान की तीन प्रमुख नदियों में सिंधु नदी, गंगा नदी और आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे, ये तीन नदी आती है। तो ये जो है हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है ये ये क्यों काम आती है परस्पर क्रिया, मतलब इनमें जो है क्या ऐसी बात है। तो ये जो तीन नदियां हैं ये हिमालय से जो है बहुत अधिक मात्रा में जलोढ़ मदल आते हैं, जिससे क्या है उपजाऊ मैदान प्राप्त होते हैं हमें। तो ये हमारी एक तरह से बहुत मददगार जीवन रेखा या फिर जो भी चीज कह सकते हैं आप, वैसी कुछ नदियां हैं ये तीन नदियां। ठीक है, नर्मदा जो है वो हमारे मध्य प्रदेश मतलब प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। ठीक है, दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, महानदी के बारे में क्या ही बताएं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, संपूर्ण मुगल साम्राज्य में अकबर के अधीन राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो मुगल साम्राज्य है कि जो अकबर के जो अधीन है राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था। ये जो राजस्व और वित्तीय है जो क्षेत्र था या विभाग था वो किसे दिया गया था, वकील को, सूबेदार को, दीवाने कुल को या मीर बख्शी को। तो यहाँ हम सबके बारे में जान लेते हैं क्या क्या चीज है। जो जो मुगल साम्राज्य जब आया था या फिर अकबर के टाइम में वकील जो थी, वकील पोस्ट या फिर वकील जो उपाधि या फिर क्या कह सकते हैं हम, कह दीजिए एक पोस्ट ही समझ लीजिए, पद, सॉरी, पद, वकील का जो पद था उसमें जो है जितनी भी सारी चीजें हैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, राजस्व, वित्त, सेना वेना, जो सारी चीजें हैं एक तरह से हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री। तो ये जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो जैसे बहुत सारी चीजें लेके बैठा रहता है, वही पद था वकील का। ठीक है, उसके बाद है, बट अभी आप अभी अब इनके वकील के बारे में अभी और आगे भी बता रहा हूँ मैं, सुनते जाइएगा बस। उसके बाद है हमारा सूबेदार। सूबेदार जो होता था वो किसी प्रांत की कानूनी व्यवस्थाओं को देखता था। ठीक है, एक तरह से आप पुलिस वाला ले लीजिए। ठीक है, प्रांत का एसपी ले लीजिए। तो सूबेदार की पोस्ट ये थी। दीवाने कुल, अब ये आता है दीवाने कुल। ठीक है, ऑप्शन सी, ये जो वकील था इसके पास सारी शक्तियां थी,
इस ये चीज़ मुगल बादशाह अकबर को थोड़ी सही नहीं लगी। तो उन्होंने क्या किया, ये जो राजस्व और वित्तीय वाली जो विभाग था या फिर शक्ति थी, अधिकार जो थे, वो दे दिए दीवाने कुल को। और दीवाने कुल का जो कार्य था वो था राजस्व और वित्तीय पर्यवेक्षण के लिए, मतलब इसका हेड था दीवाने कुल। ठीक है, यही सारे हिसाब किताब देखता था, कितना राज्य में खर्चा हो रहा है, कितनी आमदनी हो रही है, टैक्स वैक्स या फिर शाही खजाना, दीवाने कुल की जिम्मेदारी थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मीर बख्शी के भी बारे में जान लेते हैं। तो ये जो होता था सेना सेना प्रमुख होता था, सेना की जो भर्ती होती थी, घोड़ों के अस्तबल, खाने, ये सब सारी जो मैनेजमेंट की चीजें थी वो मीर बख्शी देखता था। ठीक है, तो मैंने समझा दिया हूँ। वकील वकील के पास पहले बहुत पावर थी, फिर उसके बाद अकबर बादशाह ने लगभग अपने प्रशासन के 8वें साल में ये ये नई पोस्ट अनाउंस कर दी, जो है दीवाने कुल। इसमें राजस्व और वित्तीय जो हमारी जो टैक्स वैक्स या फिर आम जीडीपी वीडीपी जो सारी चीजें फाइनेंस से रिलेटेड चीजें, वो चीज दे दी थी दीवाने कुल के पोस्ट वाले को। ठीक है, मीर बख्शी के बारे में बता दिया मैंने। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक क्या थी? विनिर्माण में आत्मनिर्भरता। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है मजबूत व्यापार अधिशेष, सेवा सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व, या कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जानते हैं कि 1947 के बाद भारत में लगभग 70 से 75% लोग ये आजीविका किन पर निर्भर थी? कृषि पर थी। वो कृषि से ही अपना खान पीन कर रहे थे, सब चीज कृषि से। बट क्या होता था उस समय, तकनीकें नहीं थी और सिंचाई के उतने साधन नहीं थे। तो जो उनकी हेक्टेयर प्रति उत्पादन था, ठीक है, उत्पादन जो प्रति हेक्टेयर होता था वो बहुत निम्न था। इसलिए ये चीज दी गई है, निम्न उत्पादकता, बट कृषि में अत्यधिक निर्भरता थी। विनिर्माण में आत्मनिर्भरता। विनिर्माण में आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि जो कह सकते हैं जो छोटे उद्योग थे, कुटीर उद्योग, ये सारी चीजें वो अंग्रेजों के टाइम से ही बहुत बेकार हो गई थी। इनकी हालत स्थिति उतनी सही नहीं थी। तो ये जो ऑप्शन है ये इसका आंसर नहीं बन सकता, क्योंकि उतना खास कोई योगदान नहीं दिया इसने। मजबूत व्यापार अधिवेश, व्यापार में भी उतना कोई खास चीजें नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा था, हमारा देश कच्चा माल प्रोड्यूस करता था, उसे भेजता था बाहर, और वहां से फिर पक्के माल या तैयार माल को खरीदता था, जिसकी वजह से कोई उतना ज्यादा फायदा या फिर कोई चीजें ऐसी थी नहीं जो देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें योगदान दे सके। ठीक है, और उसके बाद है हमारा सेवा क्षेत्र की का प्रभुत्व। सेवा क्षेत्र में भी उतना कोई खास था नहीं हमारा देश 1943 के टाइम से। 1990 के टाइम में इसमें रेवोल्यूशन आया, बहुत सारी चीजें हुई, और फिर उसने उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था में इसने योगदान देना स्टार्ट किया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर होगा, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता और निम्न उत्पादकता। तो दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन है ये है एनटीपीसी शिफ्ट 2 के 19/8/2025 वाले पेपर से। ठीक है, ये मैंने कुछ 25 क्वेश्चन लिए हैं, और भी other क्वेश्चन हो सकते हैं, बट मैंने 25 क्वेश्चन लिए हैं। अब देखिएगा इन्हें और समझिएगा। अगर आप यहाँ तक के आ गए हो, यार आप लोग बस चाहने वाले हो, मतलब मेरे दिल के बहुत करीब हो। ठीक है, याद रहोगे आप लोग बस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में पवन ऊर्जा का सर्वोच्चतम उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पूछा गया है जो हमारी पवन ऊर्जा है वह कहाँ सर्वोच्च इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, गुजरात। बिना सोचे समझे। क्यों? क्योंकि जो गुजरात है, ठीक है, वो जो है तटीय एरिया, मतलब समुद्र के साथ अपनी सीमा साथ शेयर करता है। समुद्र का जो तटीय एरिया है वो बहुत विस्तार पूर्वक है इसमें। तो वहां से जब तेज हवाएं भी चलती हैं,
और वो तेज हवाओं से हमारी पवन चक्की चलती है, पवन ऊर्जा प्राप्त होती है। तो गुजरात जो है इसका बहुत लार्जर रूप से प्रोड्यूस करता है बिजली। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर पे है हमारा। सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है, ध्यान रखना। भारत में, भारत की बात करें तो तमिलनाडु है। अब जहाँ बात आती है बिहार, झारखंड, तो ये जो है ये सेंटर पे आ जाते हैं। यहाँ उतनी कोई समुद्री वमुद्री कनेक्शन नहीं है, उतनी कोई हवाएं नहीं चलती। तो बहुत छोटी छोटी चीज या फिर उतने उतने एकदम लार्ज लेवल पे यहाँ पे कोई सोलर पावर या फिर ये सोलर पावर बोलता हूँ, अपना पवन चक्की देखने नहीं मिलेगा, टरबाइन वर्बाइन कुछ नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश का भी हाल वही है, यहाँ पे भी ऐसा कोई पवन चक्की देखने नहीं मिलेगा आपको, पवन ऊर्जा ऊर्जा वाला सिस्टम बहुत कम है ना, क्योंकि यहाँ पे हवा जरूरी है पवन चक्की चलने के लिए, जो कि गुजरात में पर्याप्त मात्रा में है, इसलिए ये सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। मार्च 2025 में भारत में सेपक तकरा सेपक टकरा दो सॉरी सेपक टकरा 2025 विश्व कप ISTAF किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, तो ये जो है सेपक टकरा, ये एक स्पोर्ट है। आपने देखा होगा कि पैर से भी वॉलीबॉल खेला जाता है, जिसे बोलते हैं किक वॉलीबॉल। ठीक है, किक वॉलीबॉल सुना होगा आपने, जो पैर से खेलते हैं या कभी ना कहीं देखा होगा। तो ये जो है इंटरनेशनल सेपक टकरा जो फेडरेशन, तो इसने जो है 2025 में मार्च में पटना में अपना ये विश्व कप है जो आयोजित किया था। ये विश्व कप यहाँ पटना में खेला गया था। ठीक है, इसमें जो है हमारा जो भारत का पुरुष टीम है, भारत की जो पुरुष टीम थी, उसने जापान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम हासिल किया था। ठीक है, इतना आप ध्यान रखोगे। पटना, बिहार की राजधानी पटना में ये हमारा जो सेपक टकरा जो 2025 विश्व कप है ये खेला गया था। ठीक है, भारत ने ही जीत हासिल करी थी, स्वर्ण पदक। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना बस, और कुछ नहीं। उसके बाद है संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में से किस रचना के लिए किया जाता है? संस्कृत भाषा का प्रयोग मुख्यतः लोक गीत और पॉप संगीत के लिए किया जाता है? नहीं यार, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और महाकाव्य, हाँ इसमें किया जाता है। आधुनिक उपन्यास नहीं, इसमें हिंदी ही चल जाती है। आदिवासी कहानी इसमें भी नहीं। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद खत्म। तो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, इसका मतलब आप मेरे सच्चे वाले दोस्त हो यार। अगर वीडियो ठीक लगा होगा, पसंद आया होगा, तो आपकी मर्जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ऐसे वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद अस, और देखते हैं और भी कुछ अच्छा, या फिर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा मैं। अगर कोई चीज़ गलत लगी हो या फिर कोई चीज़ मुझे करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट मुझे लाना चाहिए, क्या चीज़ आपको प्रॉब्लम गई इस वीडियो में, मेरी आवाज़ या फिर किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। और भी कुछ अगर आपकी कोई डिमांड रहती है तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।